तो दोस्तों फाइनली G20 के मंच से वो खबर निकल कर आ रही है जिसकी प्रतीक्षा हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता जब से भारत को मिली है तभी से लेकर अभी तक भारत के मन में एक बात की चिंता बहुत ज्यादा गहराई थी, और वो चिंता ये थी कि जब G20 की फाइनल मीटिंग होगी और उसके बाद जब डिक्लेरेशन की बारी आएगी तो ये सारे देश भारत के ऊपर टूट पड़ेंगे। और ये लोग इंडोनेशिया में जिस तरह का G20 डिक्लेरेशन हुआ जिसमें रशिया की बहुत ज्यादा निंदा की थी और यूक्रेन को वहां पर आमंत्रित तक किया था, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा G20 को बार बार G90 कह के पुकारा गया, और इस तरह की चीजें भारत में भी ये लोग करने के लिए जिद पर अड़ जाएंगे और भारत फंस जाएगा बहुत बड़ी दुविधा में। क्योंकि अगर ऐसा होता है और भारत ये सारी चीजें करने के लिए अलाउ करता है तो सीधे सीधे रशिया हमसे कट जाएगा। और पश्चिमी देश जानबूझकर चाह भी रहे थे कि इस तरह की कोई हरकत हो, G20 के मंच का इस्तेमाल जो भारत प्रोवाइड करवा रहा है उसका इस्तेमाल एंटी रशिया एक्टिविटी के लिए किया जाए, जिससे कि हमारा एम भी पूरा हो जाएगा, रशिया को कंडेम करना, दुनिया भर के अंदर ग्लोबल विलेन घोषित करना, और भारत रशिया के बीच में दरार भी पैदा करवा दी जाएगी। आप सभी लोगों ने पास्ट में देखा, मैंने आपको कितने ही वीडियो बनाकर दिए, अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के बाकी के सदस्य ये सारे पीछे पड़े हुए थे, यूक्रेन तक पीछे पड़ा हुआ था। यूक्रेन ने तो अपने आप को सेल्फ इन्वाइट तक करने की कोशिश की, लेकिन भारत शुरुआत से ही अड़ा हुआ था। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि देखिए भारत में होने जा रहे G20 के मंच को आप एंटी रशिया एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही आपको यहाँ पर किसी तरह की राजनीति करने का अवसर दिया जाएगा। G20 का ये मकसद है ही नहीं, और जो मकसद है G20 के केवल उन्हीं के ऊपर डिस्कशन होगा। यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई और भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसे युद्ध न कहकर एक कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हिंदी में कहे तो संघर्ष घोषित किया जाए, या उसी नाम से इसे संबोधित किया जाए। और हमें लग रहा था कि देखिए ये तो अब संभव है ही नहीं, यानी इस बार जो G20 होगा भारत भी अपनी इन्हीं शर्तों को लेकर अड़ जाएगा, पश्चिमी देश भी अड़ जाएंगे और बिना डिक्लेरेशन के ही ये G20 समाप्त हो जाएगा। यही कारण था कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी पता था कि भारत यहाँ पर हमारी निंदा करने वगैरह से इन्हें नहीं रोक पाएगा और एंटी रशिया एक्टिविटी यहाँ पर भी जमकर होगी। इसी वजह से उन्होंने भारत आने का कैंसिल किया था। जो पुतिन के भारत विजिट पर न आने के कुछ कारण थे मोटे मोटे, उनमें से एक कारण ये भी था। लेकिन दोस्तों मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में हुए G20 का डिक्लेरेशन आ चुका है, सर्वसहमति से आया है, और सबसे बड़ी बात कि डिक्लेरेशन में वही है जो एक्चुअली G20 के काम है और जो एक्चुअली भारत करवाना चाहता था, यानी पश्चिमी देशों की भारत ने एक भी नहीं चलने दी। और अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री जो कि डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हमारी थी वो हुई है। दरअसल जब इंडोनेशिया के बाली में G20 का समिट हुआ था उस समय G20 का पूरा फोकस रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर था। उनके डिक्लेरेशन से लेकर वहां पर मौजूद वर्ल्ड लीडर्स के जो स्टेटमेंट वगैरह थे वो भी एंटी रशिया एक्टिविटी के लिए ही इस्तेमाल किए गए, और बाकी के जो मकसद थे जिसके लिए एक्चुअली G20 को फॉर्म किया गया था उन सभी मकसदों को परे ही रखा गया और रशिया की इसमें भर भर कर बुराइयां की गई थी। भारत के अंदर भी देखा गया था कि G20 की फाइनल मीटिंग से पहले जब मंत्री स्तरीय बैठकें कई सारी हुई तो वहां पर भी फ्रिक्शन देखने के लिए हमें मिला। कई सारे देशों ने लेकर भारत का विरोध भी किया कि देखिए रशिया के बारे में कुछ तो कहने दीजिए, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग रहा और अब फाइनली भारत ने वो विजय हासिल कर ली जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर पा रहा था। यानी इस समय ऐसा काम कर देने वाला केवल भारत दुनिया का एक लौता देश बनता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात बड़े गर्व से कहता हूँ कि भारत दुनिया में वो एक लौता देश है जो एक ही समय में अमेरिका और रशिया दोनों से एक जैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। ऐसा और दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। और फाइनली हमारे ये प्रयास पूरी तरह से कामयाब रहे। अब आप डिक्लेरेशन को हिंदी में जानिए, अक्षरशः मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप खुद समझ जाइए, आपको एक भी बार इसमें रशिया का नाम सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो G20 के घोषणा पत्र में यानी दिल्ली डिक्लेरेशन में ये लिखा गया है कि हम गहरी चिंता के साथ अपार मानवीय पीड़ा और प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान देते हैं, साथ ही दुनिया भर में हो रहे युद्ध और संघर्ष के ऊपर हमारा ध्यान है। यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में जो चर्चाएं हुई थी उन्हें याद करते हुए एक बात दोहराई गई कि इस घोषणा पत्र में सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के सभी उद्देश्य और सिद्धांतों को उन्हीं के अनुरूप पालन किया जाए। आगे कहा गया है कि किसी भी देश को क्षेत्रीय अखंडता और विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण इन सबको बलपूर्वक हासिल नहीं करना चाहिए और सभी देशों की राजनयिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए, इन्हें खत्म नहीं करना चाहिए। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग या फिर इनके उपयोग करने की धमकी स्वीकार्य नहीं है। इसी के साथ साथ ये भी दोहराया गया है कि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसमें कहा गया है कि जियोपॉलिटिक्स समाधान करने के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
और इसी के साथ साथ टर्की और रशिया के बीच में जो ब्लैक सी के अंदर ग्रीन डील हुई थी, जो कि अब टूट गई है और उससे पूरी दुनिया के अंदर संकट आए हैं खाद्यान्न के, जो कि G20 का एम भी है, तो इस डील को वापस बहाल किया जाए, इसके लिए अनुरोध किया गया है। साथ ही कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और सभी सिद्धांतों का पालन किया जाए, इसके लिए G20 अपील करता है। अब आप खुद ही बताइए कि डिक्लेरेशन में जो सबसे प्रमुख बात थी, खासकर रशिया यूक्रेन को लेकर, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक भी बार आपने रशिया का नाम सुना ग्रीन डील को छोड़कर? क्योंकि ग्रीन डील तो एक्चुअली मुद्दा है G20 के लिए। बाकी किसी भी मामले में रशिया की बुराई नहीं की गई, यहाँ तक कि रशिया का नाम भी नहीं लिया गया। और जो यूक्रेन का नाम पूरे डिक्लेरेशन में कुल 4 बार लिया गया, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उसके पीछे मानवीय कारण थे। वहां पर जो भी तकलीफें हो रही है, ऑब्वियसली इस बात को तो सभी स्वीकार करते ही हैं कि आम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। भारत ने इंडिविजुअली भी कई बार बयान देकर वहां के आम लोगों की सुरक्षा के लिए बात कही है और चिंता भी जताई है। एड भी भेज रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब भारत ने वही करवाया जो भारत एक्चुअली चाहता था। इसी बात को लेकर जब एस जयशंकर साहब से पूछा गया कि ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे संभव था, कोई भी पहले एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि आप इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2022 में देखा कि इंडोनेशिया ऐसा नहीं कर पाया जब बाली में ये हुआ था। तो एस जयशंकर साहब ने एक और बार बहुत ही शानदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बाली वाज बाली, दिस इज दिल्ली। जी हाँ, यानी बाली बाली था और ये दिल्ली है। यहाँ पर वही सारी चीजें होंगी जो हम एक्चुअली चाहते हैं। इसी तरह का उन्होंने एक और बयान दिया था जब एरिक गारसेटी भारत के लिए अमेरिका की तरफ से एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे। उस समय उनसे पूछा गया था कि ये तो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते रहते हैं, कैसे समझाएंगे इन्हें आप और कैसे अपने पाले में लाएंगे? तब एस जयशंकर साहब ने कहा था कि प्यार से समझा देंगे। उसके बाद उनका सबसे तगड़ा बयान यही वाला लगा मुझे। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि G20 में भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है। सोचिए अगर व्लादिमीर पुतिन पूर्वानुमान से ग्रसित नहीं होते और भारत आते तो कितनी खुशी होती, उनके लिए कितना सुनहरा पल ये हो सकता था और इससे भारत की भी साख आज की तुलना में कई गुना और बढ़ जाती। वैसे इन सब चीजों पर आपका क्या मानना है और आपके हिसाब से चाइना को इसको लेकर कितना बुरा लगा होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।